नमस्कार सभी को। तो आज अपने 2023 का दूसरा जो सी-टेट होने वाला है उसकी तैयारी के लिए अपने को अपना मूल्यांकन करने के लिए मैथमेटिक्स के अब तक के सी-टेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जितने भी पेपर अब तक लिए जा चुके हैं उनको क्रम से अपने एक सीरीज के रूप में शुरुआत करते हैं। प्रतिदिन आपको एक पेपर आपका सोल्यूशन करवाया जाएगा, जिसमें आज अपने फरवरी 2023 के पेपर फर्स्ट को लेके मैथमेटिक्स के प्रश्नों की संख्या जितनी भी बनी रहती है 15 से 20 तक के बीच में प्रश्न बने रहते हैं। बाकी के प्रश्न जो होते हैं वो मेथड के रहते हैं। अपने पेपर फर्स्ट के अंदर कुछ सामान्य रीजनिंग से जुड़े भी एक दो प्रश्न बने रहते हैं, उनके साथ अपने पूरा का पूरा कंप्लीट करते चलेंगे। जिससे दो बातें रहेंगी, पहले ये कि आपकी तैयारी में और क्या कुछ नया करना बाकी है अभी तक, और दूसरा आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि आप जिस तैयारी के साथ सी-टेट को फेस करने जा रहे हैं तो वहां तक आपने जितना भी पढ़ा जितना भी किया क्या वो सफिशिएंट रहेगा। तो इन सब चीजों को लिए अपने शुरुआत करते हैं आज फरवरी 2023 का सी-टेट का पेपर फर्स्ट जो मैथमेटिक्स के प्रश्नों के साथ में। तो क्रम से अपना आज का पहला प्रश्न पेपर फर्स्ट में अगर अपने देखें तो जितने भी आप गणित जानते हैं, जितना भी आप पढ़ पाए हैं अब तक, उसके अलावा किसी प्रकार का बड़ा एफर्ट मत लगाइए, केवल मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट में एक बड़ी सामान्य और व्यवहारिक थी सी जो मैथमेटिक्स है वो आपके सामने आती है, जिसके लिए किसी बड़े चैप्टर को करने की आपको आवश्यकता है नहीं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूं। जब आप अपना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो साथ साथ ऑप्शन पे नजर जरूर रखेंगे। उसने कहा कि मैं 2000 से छोटी और 4 अंकों की एक संख्या हूं, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी हो सकता है, डी हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन नहीं होगा कौन सा ए, क्योंकि 2481 है वो 2000 से बड़ा अंक है, संख्या है, लेकिन बाकी सारी छोटी हो है। तो ये ऑप्शन तो गया। आगे देखिए मेरा पहला अंक, ध्यान रखिए कि संख्या में दोनों तरफ से पहला अंक होता है, दाएं से भी और बाएं से भी, लेकिन इसने कहा कि बाएं से चलना है, ध्यान रखना है। बाएं से पहला अंक तीसरे अंक का 1/4 है। बाएं से पहला अंक जो है वो तीसरे अंक का चौथा हिस्सा है, या आप कह सकते हैं कि अनुपात जो रहेगा वो 4:1 का रहेगा। ये तीसरा अंक है और ये पहला अंक है, इस प्रकार का रेशो। अगर हम सी ऑप्शन में देखें तो रेशो 1:2 का है, ये तो नहीं होगा। अगर हम बी और डी में देखें तो आप पहले और तीसरे को देखें 1:4:1:4, इसका मतलब रेशो 1:4:1:4 का है। अब तक की जितनी बात पड़ी उससे आपके दो ऑप्शन आपके हाथ से गए, दो अभी भी अपने हाथ में हैं। और आगे बढ़िएगा, तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। ये अंतिम और प्रथम किस तरफ से, बाएं तरफ से देखना है। तो वो कहते हैं कि जो अंतिम अंक है वो प्रथम अंक का 8 गुना है। आपके सामने एक ऐसी संख्या है जिसका जो अंतिम अंक है वो प्रथम अंक का 8 गुना है। तो देखिए आप दोनों में से कहां ये सही बात सही हो रही है। तो बी ऑप्शन में तो ये बात नहीं है, क्योंकि अंतिम अंक पहले का तो दुगना है, जबकि उसने कहा 8 गुना है। तो आपका बी ऑप्शन भी आपके हाथ से गया और आपको सही ऑप्शन प्राप्त हुआ कौन सा, डी। लेकिन अभी भी एक और बात बाकी जिसे हम कंफर्म कर लेते हैं हमारे ऑप्शन को। आगे कहते हैं यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल 7 है, यदि पहले 3 संख्याओं का आप जोड़ करेंगे तो मान 7 प्राप्त होगा। ये देखा तो 4 2 6 और 1 है 7, वास्तव में जोड़ 7 प्राप्त हुआ है। तो आपका सही ऑप्शन जा रहा है डी, यानी 4th नंबर। केवल और केवल बेसिक सी जो क्वेश्चन को पढ़ा वैसा वैसा ऑप्शन पे अप्लाई करते चलिए। हमें कोई नहीं यहाँ पर किसी प्रकार की समीकरण बनानी है, ना किसी बड़ी गणित की हमें आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ अपने पास में। चलिए इसी प्रकार से चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार थे। इन परिवारों में 300 किलोग्राम चावल को बांटा जाना है। यदि इस सामग्री को सभी परिवारों में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक परिवार को कितना कितना चावल मिलेगा। एक एक नियम यूनिटरी मेथड से लिया गया आपका ये क्वेश्चन अपने पास में। वो कहते हैं कि जी वहां पर परिवार जो है वो 15 है और प्रत्येक सभी परिवारों में टोटल मिलाकर 300 किलोग्राम चावल बांटना है। तो बड़ा आसान सा, मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आएगी, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं कि 15 परिवारों के लिए टोटल जो है वो कितना, यहां पर 300 किलोग्राम चावल उपलब्ध करवाया गया है। क्या हम नहीं बता सकते कि एक परिवार को कितना मिलेगा? ये बताने के लिए हमें केवल और केवल 15 का क्या करना है, भाग करना था। और जैसे भाग किया तो मान प्राप्त हुआ कितना, 20 किलोग्राम। इससे आसान किसी प्रश्न की तो उम्मीद शायद हमसे अपने सी-टेट से नहीं कर सकते। तो एक इतना सा आसान सा क्वेश्चन 20 किलोग्राम, यानी सिर्फ आपको 300 में 15 का भाग देना था। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका
तो देखेंगे अब तक के दोनों ही प्रश्नों में कोई गणित जैसी कोई बात ही नहीं दिखी, केवल एक सामान्य अभ्यास चाहिए, अपने को प्रैक्टिस चाहिए, और वो मैं आपको करवाता चलूंगा प्रतिदिन के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दो संख्याओं का जो कि 11 और 7 के अनुपात में है, एलसीएम 4, 6, 7, 5 यानी 4675 है, तो ये संख्याएं क्रम से हैं। अगर छोटे रूप में बात करूं तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको कभी दो संख्याओं का अनुपात दे दे और आपको एलसीएम दे दिया जाए तो दो बातें होती है। यहां पर देखो दो चीजें दी जाती है, या तो आपको क्वेश्चन में एलसीएम दे दिया जाएगा या आपको क्वेश्चन में एचसीएफ दे दिया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अपोजिट और बना के देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये कह देता, अगर इसके जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनुपात मान लीजिए कि 7:9 है। मैंने रेशो बदल दिया है। मान लीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और उन दोनों का एचसीएफ है वो 6 है। अगर हमारी दो संख्याएं 7:9 में है और अगर उनका एचसीएफ जो है महत्तम समापवर्ती है वो अपने को 6 दे रखा है, तो वो संख्याएं कौन सी है? यदि ये आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा अगर आपको दे दिया जाए कि अनुपात के साथ आपको क्या उपलब्ध करवा दे, एचसीएफ, तो आपको ज्यादा बड़ा कुछ काम नहीं करना, केवल और केवल इतना ध्यान रखना है क्या कि उस एचसीएफ का इन दोनों संख्याओं के साथ आप आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे 6 7 42, 9 6 54 और आपकी वो दोनों संख्याएं प्राप्त होगी, कौन सी, 42 और 54। ये कब करना है? जब आपको अनुपात के साथ महत्तम समापवर्ती यानी एचसीएफ आपको दिया जाता है, तो एचसीएफ का सीधा सीधा गुणा कर दो, दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपके क्वेश्चन में तो एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम देने वाले प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, जो आपका एलसीएम दिया जाता है, जो आपका एलसीएम दिया जाता है उसमें जो आपके अनुपातिक संख्याएं होती है उनका हमेशा क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए और उसका क्या कर देता है, रूट करते हैं, तो वो आपको दोनों संख्याओं का जो एक एक्स वैल्यू या एक गुणांक जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो कैसे करना है वो देखिएगा। एलसीएम आपको कितना दे रखा है, 4675। एलसीएम कितना दे रखा है, 4675। और आपके अनुपात कितने दे रहे हैं, ए और बी हमारे अनुपात है, तो एक है 11 और एक है 17। इनका भाग दो और भाग देके अपने को क्या करना है, रूट करना है। ऐसा करने से क्या होगा, हमें हमारे एक अनुपात का मान पता चलेगा। ऐसा करने से हमारे एक अनुपात का मान पता चलेगा। तो अपने चेक करते हैं, 11 से इसको काट देते हैं तो 11 44 हुआ, 11 2 हुआ, 11 5 हुआ। इसी प्रकार से 17 से काट देते हैं, 17 2 34 हुआ अपने पास में, 17 5 85। रूट के अंदर प्राप्त हुआ कितना, 25। रूट के अंदर 25 प्राप्त हुआ। तो फिर जैसे ही रूट किया तो आपको आपके एक अनुपात की वैल्यू प्राप्त होगी कितना, 5। तो मैं फिर से बताने जा रहा हूं, अगर एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ का सीधा गुणा कर दो, संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। यदि आपको एलसीएम दिया होता तो एलसीएम के साथ में उन दोनों अनुपातों का भाग दे दो और वर्गमूल कर दो, तो आपको एक अनुपात की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। एक अनुपात का मान 5 है तो 11 का कितना होगा, तो 11 5 55 होगा। एक अनुपात का मान 5 है तो 17 का कितना होगा, 17 5 85। आपकी दोनों संख्याएं प्राप्त हुई और दोनों संख्याएं पूछी थी, तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, आप अपना ए ऑप्शन टिक करेंगे, 55 और 85। आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सीटेट का एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से लिया गया। बात यहां तक क्लियर है। चलते हैं इसी क्रम में आगे अपने 4th क्वेश्चन की ओर। आपकी जो ये सीरीज है लगातार मैं बना के चलूंगा। प्रतिदिन आपको सीटेट का एक पेपर मिलता रहेगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ये आप अल्टरनेट में चलते रहेंगे, क्योंकि एक ही दिन में दोनों पेपर संभव नहीं है करवाना, तो अल्टरनेट में चलते रहेंगे। जिनका पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों है वो दोनों चेक करें। आपका पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट की क्लास को देखिए, सेकंड है तो सेकंड, और संभव हो सके तो दोनों क्लासेस को देखिए, क्योंकि दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। थोड़ा सा अच्छा स्तर आ जाता है सेकंड पेपर में और फर्स्ट पेपर में एक सामान्य स्तर बना रहता है। लेकिन जिनका पेपर सेकंड है वो तो पहले पेपर की क्लास को किसी भी हालात में मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे पर्सन भी आपके पेपर के अंदर मिलने के चांसेस बने रहेंगे। तो ये जो क्लास है वो रेगुलर बना के रखूं, इसके लिए जरूरी है कि आपका सहयोग बना रहे। क्लास को सभी साथियों तक पहुंचाइए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। क्लास को लाइक करना भूलना नहीं है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और एक और जो सूचना देने जा रहा हूं वो ये कि मैं अगले वीक से जल्द ही फाउंडेशन बेस रीट का शुरू कर रहा हूं, जिसमें आपके साथियों को जोड़ना चाहिए और आपको भी जुड़ना चाहिए यदि आपका टारगेट रीट भी बना हुआ है। तो सेटेट के साथ यदि आप रीट की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं तो फाउंडेशन बेस पे यानी मंथली बेस पे अपने उस क्लासेस को चलाएंगे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपने उस पर काम करेंगे। पहला टॉपिक संख्या पत्ती से शुरुआत करेंगे, वहां पर पहले पॉइंट से चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जिसका अनाउंस मैं जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा। तो एमर्स एकेडमी का अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे जल्द ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप जो भी मैं अपडेट आपको पहुंचाऊं वो तुरंत आपको मिलते रहे। पीडीएफ आपके टाइम टू टाइम है, उसके अंदर कुछ चैप्टर के प्रैक्टिस के लिए मैं पीडीएफ डालता रहता हूं, क्विज उसमें प्रतिदिन चलती रहती है। तो पूरी तरीके से गणित तैयार करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन आपके हाथ में है। आइए यहां पर देखिए, विभाज्यता का नियम नंबर सिस्टम टॉपिक से लिया गया अपने पास में। अगर ये n1 और n2 लिखा समझ ना पाओ तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक बार आसान बना लेते हैं। इसको हम x कर लेते हैं और इसको हम y कर देते हैं, ताकि थोड़ा इजी रहे और अच्छा समझ में आए अपने को। देखो संख्या क्या है, 77, 49, अच्छा 49 के बाद में क्या है 58, n1 को हमने x लिख दिया, n1 को हमने x लिखा, फिर आगे बढ़ते हैं 96 और इसको हमने लिख दिया y, n2 को y लिख दिया। अब वो कहते हैं कि x और y के जो दो मान प्राप्त होंगे वो हमें बताइए कौन कौन से प्राप्त होंगे। बिल्कुल बताएंगे। इसके लिए ये संख्याएं जो है वो किससे विभाजित होगी, 8 और 9 से विभाजित होगी। तो क्योंकि हमें पहले एक जो वैल्यू फिक्स है जिसका मान नहीं बदल सकता उसको उठाना है, 9 के लिए हमें सभी अंकों का यूज करना पड़ेगा। सभी अंकों का जब यूज करोगे तो उसमें x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा, तो फिर वहां थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि x की वैल्यू क्या और y की वैल्यू क्या। इसलिए 9 को छोड़ो, पहले आओ 8 पर। 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक लास्ट के 3 डिजिट के अंदर यदि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होती है, मतलब उसके अंदर भाग पूरा पूरा जाएगा, डिविजिबल रहेगी वो संख्या अपने पास में। तो इसके लिए क्या करना है, अपने को 8 उठाना है और 8 के लिए अपने कितने अंक देखने, अंतिम 3 अंक देखने। और अंतिम 3 अंक अपने पास में कौन सा है, 9, 6 और y। हम अलग से काम करना शुरू करते हैं। 9, 6, y, इसमें हम 8 का भाग देके देखते हैं, जिससे शायद y का कोई मान प्राप्त हो जाएगा अपने को। तो यहां से चेक किया, देखो 12 8 96 तो हो गया। अब बचा क्या, y। अब अगर y का मान 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, कुछ भी होगा तो 8 का भाग उसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब y एक ऐसी वैल्यू है जिसमें 8 का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा अकेले y में, और अकेला एक अंक 8 के पाड़े में सिर्फ 8 ही, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो यहां पर अगर हम 8 रखते तो यहां आया 8, तो 8 एकम 8। क्या आपकी संख्या पूर्ण विभाजित हुई कि नहीं हुई? कब विभाजित हुई, जब आपने y का मान है 8 दिया। जब y का मान क्या दिया, 8, तो आप देखेंगे कि y का मान 8 8 8 आपके 3 ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपके हाथ से गया, सही A, B या C है। आइए दूसरी बात करते हैं। जब y का मिला तो हम x पे आ जाते हैं। x के लिए हमें किसका नियम चाहिए, 9 का। 9 क्या कहता है कि अंकों का जोड़। मैं इस संख्या को दोबारा लिख देता हूं, देखो 77, 49, 58, x 96 और y का मान कितना आ गया, 8। अब अपने को क्या करना है कि 9 का विभाजकता का नियम पढ़ना है। देखो यहां 2 बातें होती हैं। 9 का विभाजकता का नियम तो ये कहता है कि आप सभी संख्या के अंकों का संख्या के सभी अंकों का जोड़ करें और 9 का भाग दे दें। लेकिन क्योंकि जब आप जोड़ करने बैठते हैं तो कभी कभार जैसे इस प्रकार की बड़ी वैल्यू है तो जोड़ करने में भी थोड़ा समय निकल जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, उन अंकों का जोड़ जो 9 के पाड़े में आता है उनको एक एक करके हटाते चलो, चाहे एक अकेला अंक हो और चाहे उसमें जोड़ करने पे। जैसे देखो 9 जो है वो खुद 9 के पाड़े में आएगा, तो इसको काटो, एक तो ये 9 गया अपने हाथ से, ये 9 भी गया क्योंकि 9 खुद 9 के पाड़े में आता है। और देखो 5 और 4 इन दोनों का जोड़ किया तो कितना 9 हो गया, तो 5 और 4 9, तो इसको भी यहां से अपने निकाल देते हैं। और आगे देखते हैं तो 8 8 16 16 और यहां से देखो 7 7 14 यहां पर है, 8 8 16 यहां पर है, सॉरी एक और है अपने पास में, 6 भी है ना, 16 6 22, तो 8 16 6 22। अब पीछे बचे अंकों का हमने जोड़ कर दिया तो मान प्राप्त हुआ कितना, 36। 36 जो है वो 9 के पाड़ी में आता है कि नहीं आता,
आपने देखा कि पीछे जो जोड़ है वो भी किसके पाड़े में है। देखो 7 7 14 हुआ, 8 8 16 और 6 22 हो गया, जोड़ के 36 आया। 9 9 तो काट चुके थे जिनका जोड़ 9 के पाड़े में आ रहा था, और हमने देखा कि 36 भी जो है वो किसके पाड़े में आता है, 9 के पाड़े में आता है। इसका मतलब सारे अंक पूरे पूरे कट चुके हैं, किसी भी नए और अंक को लाने की आवश्यकता नहीं है। यदि लाना मजबूरी है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि आपका जोड़ ऐसा बना रहे जो अभी भी 9 के पाड़े में रहे। ये तभी संभव होगा जब आप x का मान या तो क्या रखें 0 या x का मान आप क्या रखें 9, क्योंकि ऐसा करने से भी आपके अंकों का जोड़ ऐसा ही प्राप्त होगा जिसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो क्योंकि x का मान या 0 या 9, लेकिन हम देख रहे हैं कि x का मान 9 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 0 तो है, इसलिए आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना चाहिए था, बी करना चाहिए, जिसमें x का मान 0 और y का मान 8 प्राप्त हुआ। ये अपना विभाज्यता के नियम पे बना क्वेश्चन नंबर 4 आया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ रहे हैं। ये देखो कितना सामान्य और एक आसान प्रश्न आपके लिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको ध्यान में होना चाहिए कौन सी होती है 5 अंकों की। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए उसके आगे कितने जीरो लगा दोगे, 4 जीरो लगा दोगे। तो ये आपके पास सबसे छोटी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए एक के आगे जीरो लगाते हो और सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 9 अंक को रिपीट करते हो। तो ये तो कितने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने ढूंढ ली, तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। 4 अंकों की सबसे बड़ी, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है 9 को उतनी बार लिख दिया जाता है। तो 9 को कितनी बार लिख दें, 4 बार लिख दें, 1 2 3 और 4। हमें केवल और केवल इनका क्या पूछा, जोड़ पूछा, तो 9 9 9 9 और 1। आपका मान प्राप्त कितना हुआ, 19,999, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी प्राप्त हुआ। 19,999 जो कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में क्लियर है। तो अब तक के जितने भी देखें आपने प्रश्न देखे कि आप थोड़ी सी तैयारी के साथ में भी है तो एक कॉन्फिडेंस के साथ ये मैथ के प्रश्नों में आपको इतनी रुकावट नहीं आएगी। लेकिन यदि आप किसी एक अच्छे अनुभव के साथ नहीं बैठे, अब तक का सेटेट का एग्जाम नहीं दिया है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि पेपर तक जो मैं ये लगातार एक सीरीज चला रखी है यूट्यूब पर, जिसका किसी प्रकार का आपको कोई चार्ज तो थोड़ी ना पे करना है, थोड़ा समय निकाल दीजिएगा और इस क्लास को लगातार पढ़ना शुरू कर दीजिए। पेपर तक ये लगातार क्लास चलती रहेगी और आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन सबसे। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 6। एक पतंग में सममित रेखाओं की संख्याएं होती है। एक पतंग में सममित जो रेखाएं होती हैं उनकी संख्याएं, यानी वो अपने पास में सिमेट्री लाइन की बात करें। सिमेट्री लाइन क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा। सिमेट्री लाइन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी आकृति लेते हैं, कोई भी कैसे बात करूं मैं, चलिए अपने वर्ग से बात कर लेते हैं। कोई भी आकृति आप लेते हैं और उस आकृति के अंदर कोई एक लाइन जहां से अच्छा लगता है वहां से बना दीजिए। कोई एक ऐसी लाइन जो का लगाने से, चाहे वो ऊर्ध्वाधर मतलब या तो वो स्टैंडिंग लाइन हो या स्लीपिंग लाइन हो, किसी भी तरीके से हो, आप जब भी एक लाइन लगाते हैं, आपकी समझ से आपके तरीके से लाइन लगाते हैं, यदि वो लाइन उस आकृति को बराबर बराबर दो भागों में बांट दे, या यूं कहिए कि वहां उस लाइन से उस आकृति को मोड़ दें, तो वो अगर उसको पलट के रखें उस आकृति पे तो उसको पूरा पूरा कवर कर ले, ऐसी लाइन को आपको सिमेट्री लाइन बोलते हैं। और ऐसी कितनी लाइनें प्राप्त कर सकते हैं ये हमसे पूछा गया। एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रश्न में देखिएगा, अगर मैं यहां से एक ऐसी लाइन काट देता हूं, इस प्रकार से अगर मैं इसको काट दूं, ये एक लाइन बना दूं मैं, तो जैसे मैंने ये लाइन बनाया, अब आपका ये भाग ए है और ये भाग बी है। अगर आप ए को बी के ऊपर रखते हो या बी को ए के ऊपर रखते हैं तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरे पूरे कवर कर लेंगे। इस प्रकार की बनी लाइन सिमेट्री लाइन कहलाती है। ऐसी कितनी लाइनें बनेगी ये हमसे पूछा गया है, लेकिन किसकी बात हो रही है, पतंग की बात हो रही है। तो आपको समझ होनी चाहिए कि पतंग कैसी होती है। इस प्रकार से आप अपना डायग्राम बनाते हैं, इस प्रकार से आप अपना डायग्राम बनाते हैं। तो जब ये डायग्राम बनता है तो इसके अंदर जो सिमेट्री लाइंस की बात करी जाती है, अगर आप यहां से अगर इस प्रकार से बात करें, एक लाइन अगर आप इस प्रकार से चलाते हैं तो आपका ये जो ए भाग है ये बी भाग को पूरा पूरा कवर करेगा। तो एक सिमेट्री लाइन तो अपने को ये प्राप्त हुआ। इसी क्रम में अगर आपने एक बार और पतंग बनाई और इस पतंग को बनाए, देखो डायग्राम बनाने में थोड़ी त्रुटि हो सकती है जल्दबाजी के अंदर, बाकी आपको सही तरीके से बनाना है। अब अगर मान लीजिए आपने एक लाइन इस प्रकार से बनाई, तो इस प्रकार से बनाएंगे तब भी आपका जो ए भाग है वो बी भाग को क्या करेगा, पूरा पूरा कवर करेगा।
तो इस प्रकार से जब यहाँ ए बी आप लिख चुके तो इसे ऐसे डी लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए सी और यहां लिख दीजिए डी। जब आप इस प्रकार से इसको कवर करते हैं तो आप देखेंगे कि सी को मोड़कर डी पे रखा जा सकता है, डी को मोड़ के सी पे रखा जा सकता है। इस प्रकार से आपसे कुल 2 लाइनें प्राप्त होती है, यानी एक पतंग के अंदर सिमेट्री लाइन जो होती है वो कितनी होती है अपने पास में 2 होती है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास में। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि 5 से ही 1/3, 5 से ही 1/3 माइनस 2 से ही 2/3 समकोणों का मान बराबर क्या होगा। अब समकोण की बात की है, समकोणों की बात की है, तो ये भी समकोण, ये भी समकोण, मतलब ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का कैलकुलेट करें तो समकोण मतलब आप जानते हैं कि समकोण का मतलब वैल्यू कितना होता है अपने पास में 90 डिग्री होता है। तो इसे कैलकुलेट करते समय देखिए पहले इसे हल करें, 5 दिया 15 और 1 16/3, 16/3 प्राप्त हुआ। इसी क्रम में इसे हल किया, 3 2 6 2 8/3, ये अपने पास में 8/3 प्राप्त हुआ। और क्योंकि बात चल रही है समकोण की, तो समकोण मतलब कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि कितना डिग्री प्राप्त होगा। तो इसे हल करते हैं, एलसीएम आपका 3 आया, 16 में से 8 गया कितना आया 8, 8 बटे कितना है 3, गुणा किससे करना है 90 से, तो 3 से काट दिया अपने पास में 30 हुआ और 30 का गुणा 8 से कर दिया तो 8 दिया 24, यानी हमें मान प्राप्त हुआ कितना 240 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो आपसे क्या पूछा गया था कि दो जो कि एक फ्रैक्शन के रूप में, एक भिन्न के रूप में वैल्यू दी गई थी, दोनों को कोणों के साथ, समकोण कोण के साथ कैलकुलेट करना था और दोनों का अंतर अपने से पूछा गया था, केवल इतनी बात। अब दोनों को, एक तरीका यह था कि आप दोनों के साथ 90 डिग्री लगा के कैलकुलेट करते, लेकिन उससे केवल और केवल समय जाने वाला था। जो दोनों के साथ 90 लगा था उसको कॉमन लेके बाहर कर दिया, बाकी आपने भिन्न को हल किया, क्योंकि 5 3 15 16/3 होता है, 3 2 6 2 8/3 होता है। एलसीएम आपने लिया, 16 में से 8 गया तो अपने 8/3, क्योंकि हर समान है तो अंश में अपने कॉमन अंतर करेंगे। अब जैसे आपने गुणा किया तो मान कितना प्राप्त 240, ऑप्शन नंबर बी अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसी क्रम में पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका बड़ा खतरनाक प्रश्न, प्रतिदिन जो आप लेन देन घर के अंदर करते रहते हैं या मार्केट के अंदर करते रहते हैं उस पे बना प्रश्न है कि हमने कुछ सामान खरीदा, इतने पैसे दे दिए तो वापस कितने आएंगे, ये हमें केवल बताना था। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको गणित की क्लास के अंदर बैठना जरूरी है और गणित की क्लास लगाना चाहिए। ये केवल थोड़ी सी समझ बनाना है, हमें केवल थोड़ा सा अभ्यास करना है। तो क्योंकि ये बातें आप शायद पहले से जानते हैं। देखो क्या हुआ कि प्रिया एक दुकान पर 500 रुपए का नोट लेके गई। उसने एक साबुन, एक टूथपेस्ट और एक सिर पर लगाने वाला तेल, एक शैम्पू और एक कंघी क्रमशः 36, 85, 110, 160 और 13 का खरीदा। सारी चीजें बड़ी खतरनाक तरीके से महंगे महंगे खरीदी उसने। उसके बाद में उसने क्या कि दुकानदार को 500 रुपए का नोट दे दिया। अब जब 500 रुपए का नोट दे दिया तो दुकानदार ने उसको क्या किया कि 95 रुपए वापिस लौटा दिया। अब अपने को यह देखना है कि भाई उस दुकानदार के गणित और प्रिया के गणित, दोनों में से गणित किसके सही है। क्या वास्तव में दुकानदार ने सही राशि प्राप्त की है या कम या ज्यादा करनी चाहिए थी। तो इसके लिए आप अच्छे से जानते क्या करना थी। आपने जितने का खर्चा किया है उनको जोड़ दो और घटा किस में दें 500 में से। तो अब यहां केवल इतना सा डिपेंड करेगा कि आपका जोड़ घटाओ जबरदस्त तरीके से सही होता है कि नहीं होता, वो चेक कर लेते हैं अपने। तो सबसे पहले मैं जोड़ करने की, जो देखो राशि तो आपने 500 लेके गए थे, खर्चा कितने का हो गया वो देख लेते हैं। यहां से 3 और 5 8 और 6 14, एक अंसल आता है अपने पास में 2 8 9 17 20 का 0 आता है। 2 की बात करें तो 1 और 2, तो कितना 2 और 2 4 हो गया। तो आपने क्या कहा कि जब आपने 36 रुपए, 85 रुपए, 110 रुपए, 160 रुपए और 13 रुपए का जब सबका जोड़ किया तो हमारा जो खर्चा हो गया वो 404 रुपए का हो गया। और नोट आपने कितने का दिया 500 का। तो दुकानदार वापस कितने देगा कि जी दुकानदार 96 रुपए वापस देगा। दुकानदार कितने रुपए वापस देगा 96, लेकिन दुकानदार ने तो वास्तव में हमें 95 रुपए वापस दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार ने 1 रुपए की ठगी कर ली। देने 96 थे, दिए 95। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा टिक करोगे। दुकानदार ने 1 रुपए का एक कम वापस किया है, रुपए लिखना था, रुपए नहीं लिखा। दुकानदार ने 1 रुपए कम वापस किया है, दुकानदार ने 1 रुपया अधिक वापस किया है। वापस की गई राशि सही है, वापस की गई राशि 9 रुपए कम है। देखो 9 रुपए कम तो नहीं है, हिसाब किताब इतना गलत नहीं है।
सही भी नहीं है, ये बात भी हम जानते हैं। बस आप ये देख लो कि दिए 95 थे, देने 96 थे, तो दुकानदार ने 1 रुपया ज्यादा दे दिया कि कम दे दिया, इतनी सी बात ध्यान रखिए कि दुकानदार को वापस 96 रुपए देने थे, 95 दिए, तो आप उसे क्या कहेंगे कि जी वास्तव में उसने 1 रुपया अपने को क्या किया है, कम दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपने प्राप्त हुआ। तो ये देखिए एक सामान्य सा क्वेश्चन था अपने पास में, छोटा सा लेन देन था, उस लेन देन पर सही और गलत बताना था, जो कि मेरे ख्याल से अपने लिए एक आसान बात थी करना। ये क्वेश्चन नंबर 8। चलते इसी क्रम में 9वां, जैसा आपने 8वां प्रश्न पढ़ा वैसा ही आपने एरिया और पेरीमीटर आपके सिलेबस के अंदर है, उसके अंदर आपने चीजें देखते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, और खासतौर से बात यहां पर आयत की हो रही है। दो आकृतियों को सामने रख के आपसे कंपेयर किया गया। देखिए यहां पर दो व्यक्ति है, श्रीमान हरि ने एक वसीयत की जिसमें अपने 2 बच्चों आर्य और भारती के लिए उसने कुछ जगह छोड़ी, और वो जगह कुछ इस प्रकार से रखी कि एक को प्लाट दिया, आर्य को दिया 20x90 का, और भारती को दिया है 30x60 का। आरती को दिया 20x90 और भारती को दिया 30x60। अब यहां 2 बातें, पहले आप चेक कर सकते हो, अगर ऑप्शन देखना चाहे तो ऑप्शन से नहीं, बाकी हम कर सकते हैं। अगर मैं दोनों का क्षेत्रफल पूछूं तो क्षेत्रफल पूछेंगे सॉरी, क्या जानते हैं क्षेत्रफल के बारे में, लंबाई इंटू चौड़ाई जानते हैं। तो 2 और 9 का गुणा किया, 9 2 18, आगे कितनी जीरो लगा दी, 200। इसका क्षेत्रफल कितना, 1800 मीटर है क्या, वर्ग मीटर प्राप्त हुआ। किसका, आर्य का प्लाट का क्षेत्रफल फॉर्मूला है 1800 वर्ग मीटर। भारती की बात करें तो 6 3 18, ये भी हो गया, डबल जीरो आया, इसका एरिया भी कितना हो गया 1800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो जितना आर्य को मिला उतना ही भारती को, एरिया दोनों का बराबर है। पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, परिमाप की बात करते हैं। परिमाप की बात करें तो देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या, मैं यहां लिख देता हूं, आयत का रेक्टेंगल के परिमाप का फॉर्मूला 2l+b, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 तो ठीक है, l का मान कितना अपने पास में 90, b का मान कितना है आपके पास 20, 90 और 20 कितना हो गया 110, 110 का 2 से गुणा किया कितना हो गया 220। तो आपको ये पहला पेरीमीटर तो प्राप्त हो गया 220, किसका, आर्य का प्लॉट का मिला। अब भारती के प्लॉट पे आते हैं, यहां से भी बात करते हैं, 2l, l कितना है 60, b कितना है 30, 60 और 30 कितना 90, 90 का गुणा 2 से किया कितना हो गया मान 180 मीटर। ये दोनों का पेरीमीटर प्राप्त हो गया। अब आप ऑप्शन उठा सकते हैं, दोनों का आपने क्षेत्रफल भी प्राप्त कर लिया, दोनों का आपने परिमाप प्राप्त कर लिया। अब बाई ऑप्शन चलना शुरू करते हैं, और वो कहते हैं इनमें से वास्तव में सही बात कौन सी है वो बताओ। नाराज तो हो गया एक बंदा, लेकिन नाराज होने का कारण क्या वो ढूंढ लीजिए। आर्य खुश नहीं था, आर्य पहला व्यक्ति है, आर्य खुश नहीं था, क्यों, क्योंकि उसे लगा कि भारती के प्लॉट का क्षेत्रफल अधिक है। क्या आप इस बात से सहमत है, बिल्कुल नहीं है जी, क्यों, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर है। तो आर्य की ये जो बात है नाराज होने की, ये तो बिल्कुल नाजायज है, ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता। क्षेत्रफल पे देखें कोई और विचार भी है क्या, सी देखिए, उनका विचार था कि उनके प्लाटों का क्षेत्रफल समान नहीं है, सी ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं। उनका यह विचार था कि उनके प्लाटों का क्षेत्रफल समान नहीं है, कि दोनों का क्षेत्रफल एक जैसा नहीं है। यह कहना भी गलत है, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल तो एक जितना है। सी भी अपने हाथ से गया। अब बात करते हैं, भारती खुश नहीं थी, भारती, ये भर्ती लिख दिया, सॉरी भारती है ये भारती। तो भारती खुश नहीं थी, क्यों नहीं थी भी देखो, कि भारती खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि आर्य के प्लाट का परिमाप अधिक है। अब बताइए आर्य भारती से सहमत है कि नहीं है, भारती बिल्कुल सही बात करिए कि उसका जो प्लाट है उसका पेरीमीटर, उसका परिमाप आर्य के परिमाप से कम है और आर्य का परिमाप उससे ज्यादा है। तो आपको सही रीजन पता चला नाराज होने का, और वो क्या था, बी, क्योंकि क्षेत्रफल तो बराबर था लेकिन उनका परिमाप एक दूसरे के बराबर नहीं था। आर्य का प्लाट का परिमाप ज्यादा था और भारती के परिमाप, जो प्लाट का प्लाट परिमाप था वो क्या था, कम था। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हमें प्राप्त हुआ। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसी टंकी में एक पाइप के उपभोग से पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर उठ जाता है। कीर्ति ने इस ऊंचाई को 9:45 AM पर मापना प्रारंभ किया। उससे पहले वो भूल गए मापना, और 9:47 पर मापा तो जो ऊंचाई है वो 23 सेंटीमीटर थी। कितने पे मापा वो देखो, टाइम नोट कर सकते हैं आप, 9:47 की बात हो रही है। 9:47 पर जो मापा तो पानी जो है वो कितने मीटर था, 23 मीटर था।
और मापना कब शुरू किया? 2:45 पे। तो क्या आप पहले ये पता कर सकते हैं कि जब उसने मापना शुरू किया था तो वो समय कितना था? 9:45। उस समय पानी कितना था? ये देखने के लिए साफ साफ देखिए, ये क्या कह रहे हैं? प्रति मिनट 2 सेंटीमीटर पानी उठता है। प्रति मिनट 2 मीटर पानी, 2 सेंटीमीटर पानी बढ़ता रहता है। तो क्योंकि इसका मतलब जैसे जैसे समय कम हुआ 2-2 सेंटीमीटर, मीटर गलत लिखा हमने, 2-2 सेंटीमीटर पानी क्या है? कम होता जाएगा। तो जब आपने 9:47 पे देखा तो 23 सेंटीमीटर था, तो 1 मिनट पहले 2 सेंटीमीटर कम हो गया, कितना हो गया? 21। उससे 1 मिनट पहले 2 सेंटीमीटर कम हो गया, कितना? 9:45 पे जब उसने मापना शुरू किया था उस समय उसमें पानी कितना था? 19 सेंटीमीटर था। लेकिन वो तो ये कह रहा है कि जी हमें 9:40 पे कितना है ये बता दीजिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 45, 44, 43, 42, 41 और 40, हर बार 2-2 सेंटीमीटर कम करते चलिए। 17 है, 15 है, 13 है, 12 है, 11 है और कितना है जी? 9। बस आपसे यही तो पूछा था। और क्या कहा गया था कि 9:40 पर उसमें पानी का स्तर कितना था। और आपने देखो कितने, किसी कोई बड़े फॉर्मूले की बात नहीं, छोटी छोटी चीजों को क्यों किसी आप एक श्रेणी को बनाने का प्रयास करते हैं? क्यों मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की आवश्यकता है? आप सीधा सीधा छोटा छोटा जोड़ 2-2 कम करके पता करके, और आपने देखा कि 9:40 पे जो पानी था वो कितना स्तर था? 9 सेंटीमीटर था। हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्यों? यहां से देखिए आपके पास में एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें 2 बातें पूछी गई। एक तो आपसे समांतर माध्य पूछा गया और एक आपसे उसका क्या पूछा गया? प्रेशर यानी प्रास यानी रेंज पूछा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, औसत कहेंगे या समांतर माध्य कहेंगे? दोनों ही बातें एक ही है, क्योंकि आप इसे समांतर माध्य भी बोल सकते हैं, इसे औसत भी बोल सकते हैं। तो इसके क्रम में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेशर की बात करता हूं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जिसको आप क्या कहते हैं? प्रास। प्रास को लिखा जाता है किससे? आर से। और आर मतलब क्या होता है? कैसे प्राप्त करते हैं कि जी उच्च मान में से बड़ी संख्या में से आप छोटी से छोटी संख्या घटाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी संख्या घटाते हैं। बड़ा मान कौन है? यहां से काउंट करके देखते हैं। एक तो 54 बड़ा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सबसे बड़ी संख्या हमारे पास में कौन सी है? 54। अब सबसे छोटी संख्या पे आ जाइए। सबसे छोटी संख्या में मुझे 23 से छोटी कोई संख्या नहीं, तो यहां पर 23 लिख देते हैं। जब आपने इसको घटाया तो मान प्राप्त हुआ कितना? 31। किसका मान प्राप्त हुआ है आपको? प्रेशर या प्रास का मान प्राप्त हुआ। प्रेशर या प्रास के लिए आपने क्या कहा? बड़े मान में से छोटे मान को घटाना है। तो 54 में से 23 घटाया, मान कितना प्राप्त हुआ? 31। अब आ जाइए, एक और मान पूछा था आपसे, औसत। औसत तो बड़े अच्छे से जानते हैं आप सभी, क्या? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सभी संख्याओं का जोड़ करके उतने का भाग दे देंगे जितनी की संख्या है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? औसत। अब देखते हैं औसत के लिए क्या करते हैं, किस प्रकार से आप इन संख्याओं का जोड़ करना शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने 28 और 32 का जोड़ किया, 30 और 30 हो गया 60। ये पहला जोड़ तो मेरे को 60 प्राप्त हो गया। और आगे बढ़ते हैं अपने पास में 54 और 26 का जोड़ करते हैं, 50 और 30 हो गया जी 80। जो आसान संख्या है उनको जोड़िए। अगर आप सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे उलझ कर रह जाएंगे कहीं। और आगे बढ़ते हैं अपने पास में, सीधा सीधा कोई कैलकुलेट जो 0 बना पाए ऐसा कोई संख्या नहीं है, तो फिर आप अलग से जोड़िए। देखिए 41 और 35 का जोड़ कर देते हैं। तो 41 और 35 का जोड़ कर दिया तो मान कितना हो गया? 76। ठीक है, इसी प्रकार से 23 और 33 का जोड़ कर दिया तो कितना हो गया? 56। और लास्ट में अपने पास में 40 और 38 होता है कितना? 78। बस आपसे यहां से चेक करते हैं, जोड़ करना शुरू करते हैं। 12 8 20 0 2 7 14 और 20 28 30 35, मान प्राप्त हुआ 350। भाग कितने का देना आप संख्या गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर 10 संख्या है आपके पास में। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, 350 में 10 का भाग दिया, औसत प्राप्त हुआ कितना? 35। और क्योंकि आपका प्रेशर मान कितना था? 31, आपसे पूछा गया कि दोनों का अंतर कितना है। प्रेशर बताने के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना है,
औसत बताने के लिए सभी संख्याओं का जोड़ करके उतने का भाग देने जितनी की संख्याएं हैं, और हमसे दोनों का अंतर पूछा है, और अंतर देखेंगे तो आपका कितना प्राप्त हुआ, अंतर 4 प्राप्त हुआ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में प्राप्त हो रहा है। तो बात क्लियर होगी आपको, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये जो पैटर्न लिखा हुआ है ये किसी बड़े कोई और तरीके से नहीं लिखा गया। एक वर्ग और वर्गमूल जब हम पढ़ते हैं, एक छोटी सी बात जो बार बार क्लासरूम में बताई जाती है मेरे द्वारा, क्या कहते हैं कि किसी भी विषम संख्या का जब वर्ग करते हैं तो वो दो लगातार संख्याओं का जोड़ होता है। किसी विषम संख्या का वर्ग दो लगातार संख्याओं का जोड़ होता है। जैसे अगर आपने विषम यानी एक उठाया, एक का वर्ग किया तो मान आपका एक होता है। इसके लिए दो लगातार पूर्णांक ले सकते, 0 और 1, इनका जोड़ 1 होगा। इसी प्रकार से 3 का वर्ग किया तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 9 क्या होता है, 4 और 5, दो लगातार संख्याओं का जोड़ हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 25 जो होता है वो दो लगातार संख्या कौन कौन से, 12 और 13। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक विषम संख्या के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। प्रत्येक विषम संख्या का जो वर्ग होता है वो दो लगातार आने वाले पूर्णांकों का, इंटेजर्स का जोड़ होता है। ये इतनी सी बात आपको ध्यान रहना चाहिए। और ऐसा किया है, देखो 5 का स्क्वायर 12 और 13 दो लगातार, 7 का स्क्वायर 49, 24 और 25 हो गया, 11 का स्क्वायर 121, 60 और 61 हो गया। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, आप लिखोगे जी 289 होता है। 289 होता है। बाय ऑप्शन आपके सामने है, कहीं कोई कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। आप सीधा सीधा 289, देखो ना तो आपके सी ऑप्शन का 289 बनेगा, ना बी का बनेगा, ना ए का बनेगा। 289 आके कहां बनेगा, डी नंबर ऑप्शन में। एक तरफ आएगा 144 और एक तरफ आएगा 145। और ये किसके लिए होता है, प्रत्येक विषम संख्या का जब वर्ग करते हो दो लगातार संख्याओं का जोड़ होता है। केवल इतनी बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो आपके पास में एक संख्या दी गई है और जिसमें स्थानीय मान प्राप्त करने हैं और 4 का ही प्राप्त करना है, और दोनों में 4 2 बार आया है तो नेचुरल सी बात है स्थानीय मान भी 2 बार आएगा। आपको वो कहते हैं कि दोनों बार 4 का स्थानीय मान प्राप्त करो और उनका जोड़ कर दीजिए। क्या जानते हैं आप स्थानीय मान के बारे में, कि जी किसी भी अंक का स्थानीय मान, देखो मैं संख्या दोबारा लिख देता हूं। आपकी संख्या 5 4 3 2 4 1 3। आप पहले इस 4 का स्थानीय मान प्राप्त करते हैं। जब किसी अंक का स्थानीय मान प्राप्त करते हैं तो इसके दाएं तरफ जितने अंक होते हैं उतनी क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो इस पहले 4 का स्थानीय मान तो है 4। फिर हम इस 4 का स्थानीय मान प्राप्त करते हैं। इसके तरफ देखो कितने अंक है, 1 2 3 और 4। आपके दाएं तरफ देखना होता है तो 1 2 3 4 और 5। तो दाएं तरफ जितने अंक होते हैं उतनी हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया। और हमने उनसे अपने से क्या पूछा कि उनका जोड़ करना है, तो बिल्कुल कर देते हैं। ये रहा अभी जोड़ अपने पास में, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0, ये 0, ये 4। तो आपका जोड़ प्राप्त हुआ। और इतना सा पूछा था, कहां दिखाई दे रहा है आपको ये बात, ऑप्शन नंबर बी 400 400। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास में। और आपने देखा कि अब तक के हम जितने भी प्रश्न करे जा रहे हैं, एक सामान्य एक अभ्यास की आवश्यकता है। अलग अलग एक माइंड की तरह सेट किए गए प्रश्नों को अपने को करना होता है। और ये चीजें किसी एक गाइड में मिलना संभव नहीं है। यदि आप बहुत अच्छी किसी प्रैक्टिस सीट के साथ में या टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं हो पाया और आपको सही दिशा की तरफ नहीं लेके जा रहा कोई मैथमेटिक्स, तो फिर मैं इतना कहूंगा, आप बस यहां से लेके पेपर खत्म होने तक जितने भी 30 40 50 में जितना भी आपको मैक्सिमम टेस्ट करवा पाऊं, केवल और केवल आप उतना करते चलिए। इन प्रश्नों को कीजिएगा। यदि इन प्रश्नों में किसी प्रकार का कोई आपका डाउट बना रहता है तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्कस आप मेरे से कर सकते हैं। और मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि मैं जिस एग्जाम को करवा रहा हूं, जो एग्जाम आपके सामने रखा जा रहा है, उस एग्जाम के ओरिजिनल जो मतलब जो पूरा पेपर है पूरा का पूरा उस समय का हुआ वो पेपर मैं मेरे टेलीग्राम पर अपलोड कर दूं, ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकालें या उन प्रश्नों को देख लीजिए। क्योंकि मैथ के अलावा भी तो बाकी चीजें चाहिए आपको, तो उनका अभ्यास करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए बाकी सारे सब्जेक्ट, और ऐसे में बहुत सारे पेपर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और यहां पर भी अपने साथ साथ मैथमेटिक्स करते चलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यदि फरवरी 2023 का या इससे पहले की जितने भी अपने को पेपर है, अगर उनकी आवश्यकता है तो, और मैं प्रयास ये करूंगा कि ये पेपर आपके जो एमएस एप्लीकेशन एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उस पर भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊं। तो क्वेश्चन नंबर 13, आइए 14 नंबर।
देखो क्या खास बात है, इतना कोई बड़ा विशेष नहीं है। यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, एक सामान्य रीजनिंग सा बना प्रश्न है आपके पास में, तो इसके लिए क्या करना है, देखो आपको दिशाओं का थोड़ा सा ज्ञान होगा। ये अपने पास में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाएं। अब आप ये कहते हैं कि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं। मान लीजिए आप यहां खड़े हैं और हम चारों इस प्रकार से एक बार डायरेक्शन बना देते हैं। अब यहां पर खड़े हैं आप और इस ओर देख रहे हैं, क्योंकि आप किस ओर देख रहे हैं, पूर्व की ओर देख रहे हैं। अब आपने क्या, घड़ी की दिशा में 1.5 का गुणन करते हैं। 1.5 का मतलब एक चक्कर, तो सॉरी 1.5 का मतलब यह है कि आपका एक चक्कर तो पूरा हुआ और दूसरा आधा किया। आपने अपनी जगह खड़े होके एक चक्कर पूरा निकाला और दूसरा आधा निकाला, ये कहना हुआ। अच्छा, कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी इस तरफ चलती है, आप अच्छे से जानते। तो यहां से घूमे, घूमते घूमते वापिस आपका जब पूर्व की ओर मुंह हुआ, वापिस से आपका मुख पूर्व की ओर हुआ, तो आपने अपना एक राउंड पूरा कर दिया। आपने पूरा रोटेट कर दिया 360 डिग्री पे एक बार। अब वो कहता आधा और घूमो, क्योंकि 1 से 1/2 लिखा है, आधा चक्कर और निकालो। तो आधा चक्कर और निकालेंगे तो यहां से चले तो सीधा सीधा यहां पहुंच गए अपने पास में, और आधा चक्कर निकाला तो अब आपका जो मुख है वो इस डायरेक्शन की ओर है, और ये डायरेक्शन जो है वो आपकी कौन सी है, पूर्व का अपोजिट कौन सा हो गया, पश्चिम। और यही आपसे पूछा गया था कि किस दिशा में होगा, तो ऑप्शन डी आपको पश्चिम दिशा, जो वेस्ट है उसकी तरफ आपका मुख हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा अपने पास में। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 1.5 गुना घूमने की बात की थी, 1.5 चक्कर लगाने की बात की, और ये रहा आज का अपना अंतिम और लास्ट प्रश्न। स्टैटिक्स में फ्रीक्वेंसी बारंबारता कितने परसेंट रखा गया आपके सामने, ब्लड ग्रुप के 25 विद्यार्थी आपके सामने रखे गए, और आपको ये कहा गया कि इनमें चेक करो कितने तो हैं वो ए ग्रुप वाले हैं और कितने ए बी वाले हैं, और फिर उन विद्यार्थियों का अंतर करना। अब ये ऐसा तो काम तो मिलता है अपने को प्राइमरी सेक्शन में, पहली दूसरी तीसरी क्लास में बच्चों को सिखाने के लिए, वो आपको इतने बड़े पेपर में देखने को मिल रहा है। तो आप कर लीजिए, बस जल्दबाजी के अंदर काउंटिंग गलत ना हो, ये बात ध्यान रखिए। सबसे पहले हम ए पे चलते हैं। ए कितनी बार है हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। यहां मत गिन दीजिएगा, इनको मत गिनिएगा। ए आया है वो कितनी बार आया, 8 बार। अगर मैंने कैलकुलेट सही किया तो सही रिजल्ट प्राप्त होगा अपने को। जल्दबाजी में अगर कुछ कम ज्यादा गिन गए तो वो अलग बात है, ध्यान कर लीजिएगा। अब और कौन चाहिए, ए बी। ए बी की बात करते हैं। ए बी कितना है, ए बी 1 आया, 2 आया, 3 और 4। ए बी कितनी बार दिखाई दिया अपने को, 4 बार दिखाई दिया। अब उसने कहा कि केवल और केवल इनका क्या कर देना है भाई, अंतर करना है। 8 और 4 का अंतर कितना हुआ, 4। हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये था जी अपना सीटेट, फरवरी सीटेट का जो फर्स्ट पेपर था, जिसमें आए गणित और सामान्य थोड़ा सा रीजनिंग को टच करते हुए एक आधा प्रश्न अपने पास में, जिसको मैंने कंप्लीट करवाया। उम्मीद है कि पेपर फर्स्ट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंस आया होगा, अच्छा फील हुआ होगा उनको ये लेते हुए, क्योंकि अभी तक शायद इससे पहले आपका गणित के अंदर जो डर बना हुआ है वो दूर हो चुका होगा। और लेवल पेपर जो सेकंड है उनको भी ये प्रश्न करके देखने, क्योंकि थोड़ा सा बेस अच्छा तैयार हो जाएगा। इसके स्तर के प्रश्न अपने कल मिलेंगे पेपर सेकंड के साथ में, जो कि अपने मैथ साइंस के विद्यार्थियों के लिए बना रहेगा। और यहां से अपने मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं प्रतिदिन आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। मैं थोड़ा सा समय आपके लिए निकाल रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि क्लास को अपने सभी साथियों तक पहुंचाइए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब इस सीटेट के जितने भी पेपर मैं करवाता चलूंगा, मैथ पोर्शन में यहाँ सोल्व कराऊंगा, बाकी पूरा का पूरा पेपर मैं आपको वहां पर अपलोड करता चलूंगा। आप उनको चेक कीजिएगा, आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। धन्यवाद।